नमस्कार। पिनेकल कोचिंग क्लासेज चूरू में आपका स्वागत है। मानव के पाचन तंत्र में अपना अगला टॉपिक है मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। तो मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रियाविधि है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण। सबसे पहला पॉइंट है अंतःग्रहण। किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। यानी किसी भी जीव, कोई भी जीव है वो भोजन किस विधि द्वारा या किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है उसे ही अंतःग्रहण कहते हैं। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी होता है। मनुष्य में अंतःग्रहण की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में भोजन को चबाया जाता है, द्वितीय चरण में निगलने की क्रिया होती है। मनुष्य में अंतःग्रहण की क्रिया है ये 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में भोजन को चबाया जाता है और द्वितीय चरण में भोजन को निगलने की क्रिया होती है। अग्रच्वर्णक तथा च्वर्णक जो दंत है उनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। अग्रच्वर्णक तथा च्वर्णक के द्वारा भोजन को चबाने की क्रिया होती है। जब भोजन में लार मिलती है तो यह अर्ध ठोस हो जाता है, इसे बोलस कहते हैं। यानी जब मुख के द्वारा भोजन को अंतःग्रहित कर लिया जाता है, अंतःग्रहण करने के बाद मुख में भोजन को अग्रच्वर्णक तथा च्वर्णक दंतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। साथ में ही लार ग्रंथियों द्वारा मुख में लार स्रावित होती है और वह लार भोजन में मिल जाती है, जिसके बाद भोजन अर्धठोस हो जाता है। इस अर्धठोस भोजन को बोलस कहा जाता है। तो यह सबसे पहली क्रिया अंतःग्रहण हो गई। उसके बाद पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया को अलग अलग भागों में बांटते हैं, क्योंकि पाचन है वो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन होता है, फिर ग्रसनी और ग्रास नाल में पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद आमाशय में पाचन होता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है। तो पाचन है, पाचन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है मुख गुहा में पाचन। सबसे सर्वप्रथम भोजन है उसको अंतःग्रहित किया जाता है और भोजन में मुख में लार मिलाई जाती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि मुख गुहा में पाचन की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में भोजन में लार को मिलाया जाता है। लार का पीएच 6.8 होता है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कर देता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पॉलीसेकेराइड स्टार्च है, इसको एमाइलेज एंजाइम माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद देखिए आमाशय में पाचन। भोजन बोलस के रूप में आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। यानी भोजन है उसमें लार बिनने के बाद भोजन को बोलस कहा जाता है और भोजन बोलस के रूप में आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्रावित होता है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं देखिए। सबसे पहली है श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं,
ये म्यूकस स्रावित करती है। पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाओं के द्वारा प्रोएंजाइम पेप्सिन स्रावित होता है। तीसरी होती है ओसेंटिक कोशिकाएं। ओसेंटिक कोशिकाएं हैं ये HCl और नेज कारक स्रावित करती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि आमाशय में पाया जाने वाला एक तीव्र अम्ल है जिसकी pH लगभग 1.8 होती है। नेज कारक, नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। आमाशय में जब भोजन में जठर रस मिल जाता है तो इसे काइम कहते हैं, यानी जब भोजन में लार मिलती है तो उसे बोलस कहते हैं, और जब भोजन बोलस के रूप में आमाशय में आ जाता है तब आमाशय में जठर रस मिलाया जाता है और जठर रस मिलने पर भोजन है वो काइम कहलाता है। इसके अलावा आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे पहले आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन हार्मोन है, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनको सक्रिय करता है। पेप्सिनोजन जो हार्मोन है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन में बदलता है, जबकि जो प्रोरेनिन हार्मोन है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेनिन में चेंज करता है। इसके बाद पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम प्रोटियोज और पेप्टाइड में बदल देता है। इस प्रकार आमाशय में पाचन की क्रिया होती है। इसके अलावा जो रेनिन एंजाइम है वो नवजात के जठर रस में रेनिन एंजाइम होता है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें जठर रस में रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। नवजात शिशु है वो अपने भोजन के लिए दूध पर ही डिपेंड रहते हैं। दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो केसिन होते हैं। केसिन को रेनिन एंजाइम पैराकेसिन में बदल देता है। इसके बाद आमाशय के जठर रस में थोड़ी मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी होता है जो वसा का पाचन करता है। आमाशय में उपस्थित जो जठर रस है इस जठर रस में थोड़ी मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। यह लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद छोटी आंत में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। छोटी आंत में भोजन आमाशय से काइम के रूप में थोड़ा थोड़ा कर ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में क्षारीय तरल जिसकी pH होती है 8 से 9 स्रावित होता है। इसमें उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन काइम को उदासीन कर इसकी अम्लता समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब आमाशय में भोजन होता है तब उसमें जठर रस मिलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है जिस कारण भोजन अम्लीय हो जाता है। लेकिन जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में जो क्षारीय तरल स्रावित होता है उस क्षारीय तरल में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन काइम को उदासीन कर उसकी अम्लता समाप्त कर देते हैं। ग्रहणी में अग्नाशयी एवं पित्त रस आते हैं। ग्रहणी में अग्नाशयी एवं पित्त रस आते हैं। पित्त रस है यह वसा का पाचन करता है। वसा के साथ पित्त रस जुड़कर पायसीकृत वसा का निर्माण करता है। इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। वसा पित्त रस से जुड़कर पायसीकृत वसा बनाती है। इस क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। अग्नाशयी रस में विभिन्न पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आदि एंजाइम होते हैं। ये निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। सबसे पहले एंटेरोकाइनेज, यह एंटेरोकाइनेज है यह आंत्र से उत्पन्न होता है। एंटेरोकाइनेज की सहायता से ट्रिप्सिनोजन का सक्रियण होता है। यानी सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है इसको आंत्र से उत्पन्न एंजाइम एंटेरोकाइनेज की सहायता से इसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाता है। इसके बाद सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम है
ये अन्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज है, इनको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये डाइपेप्टाइड में चेंज करते हैं। यानी प्रोटीन का पाचन है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम करते हैं। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम है वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलने का कार्य करता है। पाइसीकृत वसा है, इसको लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल में बदलता है। तो ये सभी एंजाइम हैं वो अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। इसके अलावा आंतरीय रस है, आंतरीय रस में उपस्थित एंजाइम निम्न प्रकार कार्य करते हैं। आंतरीय रस में भी एंजाइम है वो उपस्थित रहते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं समझिएगा। आंतरीय रस में उपस्थित डाइपेप्टाइड एंजाइम, डाइपेप्टिडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। माल्टोस को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। इसी प्रकार लेक्टोज है, इसको लेक्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया है वो नहीं पाई जाती है। बड़ी आंत के कार्य कुछ जल, खनिज तथा औषधि का अवशोषण करना, श्लेष्म का स्राव करना जो बहिक्षेपण में मदद करता है। तो ये बड़ी आंत के कार्य हो गए। तो ये पाचन की क्रिया विधि है वो समाप्त हो गई। पाचन की क्रिया विधि है, पाचन की क्रिया विधि को सबसे पहले 5 भागों में बांटा था। पहला भाग था अंतःग्रहण, दूसरा भाग था पाचन, अब तीसरा भाग है अवशोषण। वो स्टार्ट होता है, अवशोषण क्या होता है? पचित भोजन का अवशोषण रुधिर या लसिका में स्थानांतरण से होता है। अधिकांश पदार्थों का अवशोषण शुद्धांत्र में होता है। शुद्धांत्र की श्लेष्मिका या म्यूकोसा जो स्तर है उसमें पाए जाने वाले रसांकुर सुषमांकुर मिलकर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं और ये ब्रूस बॉर्डर है वो अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। अवशोषण की क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, सक्रिय अवशोषण एवं निष्क्रिय अवशोषण। एमिनो अम्ल ग्लूकोज का अवशोषण है वो सक्रिय अभिगमन द्वारा रुधिर में होता है, जबकि वसीय अम्ल का अवशोषण है वो निष्क्रिय अभिगमन द्वारा या विसरण विधि द्वारा होता है। शरीर में सबसे जटिल वसा का अवशोषण होता है। वसा का अवशोषण किस प्रकार होता है समझिएगा सभी। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जल में अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। वसा है वो रक्त में सीधे ही अवशोषित नहीं हो पाती, जबकि एमिनो अम्ल ग्लूकोज है वो सीधे ही जल में अवशोषित हो सकते हैं। वसाओं के साथ पित्त जुड़कर सूक्ष्म जटिल रचनाएं बनाता है जिन्हें मिसेल कहते हैं। सबसे पहले वसाओं के साथ जो पित्तरस है यह जुड़कर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, उस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस मिसेल के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। इस प्रकार ये लिपोप्रोटीन से बनी गोलिकाएं विसरण द्वारा बाहर निकलकर लसिका कोशिका में चली जाती है तथा वहां से ये रुधिर वाहिनियों में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार हमारी छोटी आंत में वसा का अवशोषण होता है। तो ये तीसरा पॉइंट था पाचन की क्रिया विधि का अवशोषण। अगला पॉइंट है स्वांगीकरण। चौथा पॉइंट है स्वांगीकरण। तो देखिए स्वांगीकरण क्या होता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ रक्त द्वारा कोशिकाओं में पहुंचते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यानी अवशोषित भोज्य पदार्थों का रक्त के द्वारा कोशिका में पहुंचना और कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्ति हेतु इनका विघटन होना ही स्वांगीकरण कहलाता है। अंतिम पॉइंट है बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण होता है अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है तथा इसे गुदा द्वारा बाहर निकाल
दिया जाता है, इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। तो ये अपने पाचन की क्रिया विधि के 500 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अंतःग्रहण, पाचन, पाचन हमने मुख गुहा में पाचन, आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन पढ़ा है। इसके बाद अवशोषण, अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण और अंतिम पॉइंट था बहिक्षेपण। चैप्टर का अंतिम पॉइंट है पाचन तंत्र के विकार। तो पाचन तंत्र के विकार है वो समझिएगा सभी। आंत का संक्रमण, सबसे पहला विकार होता है आंत का संक्रमण। तो यह जीवाणुओं और वायरसों के संक्रमण के कारण होता है। यह परजीवियों जैसे फीताकृमि, गोलकृमि और पिनकृमि से भी हो सकता है। तो ये सबसे पहला विकार था आंत का संक्रमण। दूसरा विकार होता है पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग की दिखाई देती है, यानी पीलिया में त्वचा का रंग है वो पीला पड़ जाता है। तीसरा विकार है वमन या वोमिटिंग, जिसे सामान्य भाषा में उल्टी होना कहते हैं। यह आमाशय से भोजन पदार्थ मुख से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। वोमिटिंग से पहले बेचैनी का अनुभव होता है। इसके बाद अगली डिजीज है, अगला जो रोग है वो है प्रवाहिका या डायरिया। डायरिया होता है मल का अत्यधिक पतला हो जाना, प्रवाहिका कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। अगला रोग है कब्ज। कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है। और लास्ट है अपच। इसमें भोजन पूरी तरीके से नहीं पचता है। तो ये अपने पाचन तंत्र है वो अध्याय अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम अपने नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।